नमस्कार, मेरा नाम है उमेश चंद्रा और मैं देसी माइक न्यूज़ चैनल के लिए आज हमारी मेहमान हैं समाज सेविका सुनीता चौहान, जो कि 4V फाउंडेशन की संस्थापिका हैं और हम जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, उनके जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं 4V फाउंडेशन को लेके या और उनके पर्सनल जर्नी हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपने अपने चैनल में मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सुनीता की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे, तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि जो मेरा परिवार है वो यूपी से है और यूपी अलीगढ़ ज़िला, और एक दलित परिवार है। एक दलित परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा परिवार गरीब है और अपने जीवन यापन के लिए खेतों में काम करके और ज़मींदारों के यहाँ काम करके उन्होंने जीवन यापन किया। लेकिन मेरे पापा की सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने सोचा कि गांव में कुछ नहीं है, कमाई के कोई साधन नहीं थे सिर्फ ज़मींदारों के यहाँ काम करने के अलावा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो गांव में तो गुजारा होगा नहीं, तो वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ समय बाद हमें भी ले आए। मेरे जहाँ तक मुझे याद है वो समय 1983 का था जब वो पापा हमें दिल्ली लेके आए। और दिल्ली में एक स्लम है कुसुमपुर पहाड़ी, वहाँ लेकर हमको रहने लगे और सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। तब मेरी उम्र होगी 5 से 6 साल की। फिर जब मैं 14 साल की हुई, 14.5 साल की हुई, तो समाज के डर से और समाज के कहने पर मेरी शादी कर दी गई जब मेरी उम्र 14.5 साल थी। और बचपन नहीं देखा, मतलब जैसे और बच्चे होते हैं अपना बचपन जी भर के जीते हैं। बाल अधिकार होते हैं। बाल अधिकार हमें कुछ पता ही नहीं था। बाल अधिकार तो हमें तब पता चला जब हम इस समाज के काम में आए, तब हमें बाल अधिकार पता चला। तब हमें लगा कि भाई हमने तो अपने बाल अधिकारों का कोई प्राप्ति नहीं किया, कोई बाल अधिकार हमें मिला ही नहीं। तो इसके बाद शादी हो गई। तो शादी के बाद और जहाँ शादी हुई वो भी परिवार कोई अमीर नहीं, वो भी गरीब। और जहाँ तक है कि बहुत ही गरीब था और हरियाणा से बिलोंग करते थे मेरे पति। तो समाज में औरतों को तो दबा के ही रखा जाता है। ये तो सदियों से चली आ रही है कि महिला है तो पर्दे में रहेगी, 4 दीवारी में रहेगी और उसके ऊपर 4-5 चीज़ें थोपी जाती हैं कि तुम्हें घर से निकल के पैर नहीं रखना, किसी से बात नहीं करनी। इस तरह की चीज़ें मुझ पे भी थोपी गई। बच्ची को जन्म दिया मैं जब शादी के 10 महीने बाद बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद बच्ची का पालन पोषण करा। मेरे पति ऐसे ही किसी झगड़े में थे तो वो घर छोड़ के चले गए। काफ़ी समय तक मैं बच्ची को लेके अकेली हो गई। मेरी नानी सास थी, मेरी सास नहीं थी। तो मेरी नानी सास ने कहा तेरा पति चला गया तो तू क्यों है यहाँ, तू भी जा, तेरा ससुराल वहाँ खान मार्केट है, वहाँ जा। वहाँ गई पड़ोस के लड़के के साथ। तो मेरी दादी सास ने वहाँ उल्टे पैर भगाया कि तू क्यों यहाँ आई है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तू वहीं जा, तेरी सास भी वहीं रहती थी, तू भी वहीं रह। इस तरह से मैं उल्टे पैर वापस आई। बच्ची थी मेरी गोद में, 4-5 महीने की रही होगी या 6 महीने की रही होगी, इतनी ही थी। मेरी नानी सास मुझे घुसने ना दे, मेरी दादी सास मुझे घुसने ना दे। फिर जैसे तैसे मेरे को छत मिली आस पड़ोस के कहने पर।
कुछ रिश्तेदारों ने बोला कि ये कहाँ जाएगी, इसको रहने दो। तो एक चारदीवारी मिली जिसके ऊपर छत भी नहीं थी। मैं अपनी बच्ची को लेके उस चारदीवारी में बैठी रही। बारिश पड़ी, अपने कपड़ों से ही ढका उसको। फिर जैसे तैसे करके खुद ही मैंने उस पर तिरपाल डाली चारदीवारी पे कि कम से कम बारिश में बचेंगे। ऐसे समय बीता। कुछ समय बाद पति भी आ गए, लेकिन पति की भी सोच वैसी ही थी कि औरत है तो कहीं नहीं जाएगी, औरत है तो गलत कर देगी। इस तरह की सोच, मतलब समाज की दी हुई सोच है, पितृसत्ता से जो आती है सोच, वो सोच है कि औरत को दबा के रखो, पैर की जूती समझो, उसे बोलने मत दो, उसको कहीं उसकी इच्छा का करने मत दो। तो वो सारा कुछ मेरे पे भी लागू किया गया जो समाज में था। फिर कुछ समय बाद बेटा हुआ मेरा। इधर उधर काम वाम करके सीमेंट की चादर डालनी घर पे, और चल रही थी गाड़ी। पति करते थे 5-6 हज़ार का काम, चल रही थी गाड़ी, लेकिन उसी दौरान पति का एक्सीडेंट हो गया। किसी ट्रक से उनके सरिया पेट में घुस गया था, तो काफ़ी उनको अंदर तक घुसा था, चोट आई थी। जब पति का काम छूट गया, काफ़ी मतलब 1-1.5 साल वो इलाज में ही लगा। इलाज करवाया इधर उधर से कर्जा करके। फिर लगा कि ऐसे कैसे होगा, 2 बच्चे हैं, उनको खाने पीने के लिए चाहिए, और कोई मतलब सहारे के नाम पे कोई नहीं था। तो फिर मैंने घर से निकलना बाहर स्टार्ट किया। एक लाइब्रेरी थी सरकारी, उसमें मैंने मात्र 500 रुपये में महीना सफाई का काम किया। वहीं महिलाओं को सिखाने का, महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाने का सेंटर था। मैंने वहाँ भी अपना नाम लिखा लिया। लेकिन पति कमाते तो नहीं थे, लेकिन हिंसा भरपूर करते थे। कहाँ गई, इतनी देर में क्यों आई, किससे बात की, इस तरह के सवाल भी मेरे पर हमेशा तैयार रहते थे और वो दागते रहते थे। फिर मैंने सोचा कि ये क्या ज़िंदगी है। वहाँ पर सीखने वाली महिलाओं के साथ मैंने बातचीत करनी स्टार्ट की कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत घटिया ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो बात करने पे पता चला कि बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो सदियों से हैं। महिलाओं को अपने मन का करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जहाँ मैं जिस समाज में मैं रहती हूँ, वहाँ महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है। महिलाओं को बोलने की अधिकार नहीं है। जहाँ अपने पति के सिवाय किसी आदमी से बात करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह का माहौल देखा, मैंने कहा नहीं, ये ज़िंदगी तो जानवरों जैसी ज़िंदगी है कि हम अपनी मर्ज़ी से ना तो कहीं जा सकते, ना किसी से बात कर सकते, ना कुछ कर सकते। तो इसको थोड़ा बदलना चाहिए। तो जो मेरे को टीचर सिखाती थी, उनसे मैंने कहा कि ये हर महिला के साथ इस तरह की हिंसा है, इसको बदलने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इसको बदलने के लिए पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर दूसरों को मजबूत कर सकते हो आप। उसी समय मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, और इसमें मेरी मदद वहाँ सिखाने वाली टीचर ने की, और उनके सहयोग से मैं अपनी पढ़ाई कर पाई। 12वीं पास की मैंने। इसी दौरान मैं लाइब्रेरी का काम छोड़ के मैं खुद लाइब्रेरियन का काम करने लगी थी। महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा देने लगी थी।
बच्चों को पढ़ाने लगी थी। तो ये छोटा सा बदलाव हुआ मेरा घर से निकलने पर, लेकिन घर का माहौल नहीं चेंज हुआ था। घर में वही काएं कलेश चलता रहता था। मैंने मतलब शारीरिक हिंसा भी सही है, मानसिक हिंसा भी सही है, आर्थिक हिंसा भी सही है और कहीं ना कहीं यौनिक हिंसा भी सही है। तो ये सारी हिंसाएं सहते सहते मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो चुका। मैंने उसका सामना करना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर जब हिंसा होती तो पुलिस केस कर दिया। मैंने पुलिस को बुलाया, पकड़वा दिया जिन पति को कि मेरे साथ हिंसा होती है। फिर यही देखा कि समाज की महिलाओं के साथ हो रहा है, तो अपने अंदर तो बदलाव करना ही करना है, दूसरी महिलाओं का भी बदलाव करना है। तो यहाँ वहाँ दूसरी संस्था थी जो महिला संगठन पे काम करती थी, महिलाओं के अधिकारों पे। महिलाओं का संगठन बना के महिला अधिकार पे काम करती थी। और उस संस्था को दिल्ली महिला आयोग का प्रोजेक्ट मिला हुआ था। वहाँ पर महिलाओं को मीटिंग के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एक महिला की ज़रूरत थी। चूँकि मैं महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती थी, तो वहाँ मेरा चयन हो गया। वहाँ मेरा यही काम था कि महिलाओं के साथ बैठ के करनी है, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताना है, हिंसा नहीं सहनी है इसके बारे में बताना है। और अगर केस होता है तो उस केस में महिला का पूरा साथ देना है। जहाँ तक है खुद हल करना है केस। अगर हमारे बस से बाहर है केस तो हमें पुलिस में देना है। लेकिन पुलिस का रवैया घरेलू हिंसा के प्रति बहुत ख़राब था। वो घरेलू हिंसा को हिंसा ही नहीं समझते थे। बोलते थे पति पत्नी की नोक-झोंक है, अभी एक हो जाएंगे और हम बुरे बन जाएंगे। पुलिस मुझे भी मना करती थी, मैडम क्या काम कर रहे हो, छोड़ो, ये अभी एक हो जाएंगे, आप पे बुराई आ जाएगी। लेकिन नहीं, हमको महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा के बारे में पुलिस को बताना पड़ा, उनको संवेदनशील बनाना पड़ा। ऐसी कई बैठकें की जिसमें पुलिस एसएचओ को, पुलिस कांस्टेबल को और पुलिस प्रशासन को उसमें शामिल करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये घरेलू हिंसा कोई आसानी हिंसा नहीं है। महिलाओं के साथ बहुत प्रताड़ना की जाती है, उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनके ऊपर मतलब महिलाओं के ऊपर हिंसा तो है ही, लेकिन उनको तरह तरह का लांछन लगा के उनको घर में बंद किया जाता है। उन पे घर के अंदर जो होने वाली हिंसा है उसे हम मामूली हिंसा कह के नहीं छोड़ सकते, नोक झोंक कह के तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कि पति पत्नी की नोक झोंक है। नहीं, हिंसा में कई लोग शामिल होते हैं। पति तो होता ही होता है, उसके सास ससुर भी होते हैं, देवर जेठ भी होते हैं और कई बार कई केस आते थे महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पुलिस नहीं साथ दे रही है, कोई और उनके साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग के प्रोजेक्ट की वजह से हम खड़े और महिलाओं का साथ देने के लिए उसके साथ चाहे रात के 10 बज रहे, 11 बज रहे, 12 बज रहे, महिलाओं का साथ दे रहे हैं और पुलिस पे दबाव बना के महिलाओं को संरक्षण दिलवाने का काम किया है, महिला का केस दर्ज कराने का काम किया है, मजिस्ट्रेट तक केस ले जाकर और महिला की सुनवाई करवाने का काम किया है। तो इस तरह के काम किए हैं। लेकिन इस काम करने के दौरान काफ़ी काम किया। इस काम करने के दौरान महसूस किया कि हम समाज के लिए मतलब जो समाज है उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, संवेदनशील बन के काम कर रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज भी जो
सत्ता में बैठे लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पावर होता है, वो महिलाओं को कुछ नहीं समझते। अधिकतर उन महिलाओं को जो वंचित समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं, उनको कुछ नहीं समझते। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बाबा साहिब को पढ़ा, भीमराव अम्बेडकर को। उनको मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ा, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा कि उन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया है। आज वो नहीं होते तो दलित समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं होती और आज बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, बात कर रही हैं, पढ़ रही हैं। वो कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फूले, भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो हम उनको नहीं भूलेंगे। पढ़ा हमने कि ये समाज महिलाओं को कैसे तिरस्कार कर रहा है। सती प्रथा मतलब समाज में अगर पति मर गया तो पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है। महिलाओं ने सहा है। अगर महिला विधवा हो गई तो उसको अपना मन के अनुसार रहने की अनुमति नहीं है। मतलब महिला का अपना कुछ नहीं है। मतलब ये है कि महिलाओं ने और दलितों ने सदियों से अत्याचार सहे हैं, जिसमें दलितों ने तो सहे ही हैं, लेकिन महिलाओं ने उनसे भी ज़्यादा अत्याचार सहे हैं। हाँ, डबल प्रताड़ना महिलाओं ने सही है, क्योंकि वो महिला है तो चार दीवारी में सीमित रहेगी, तो डबल प्रताड़ना। तो दलित फिर महिला, तो ये डबल प्रताड़ना महिला ने सही है। लेकिन जब हमने पढ़ा है अपने अधिकारों के बारे में, बाबा साहिब ने लिखा है और बाबा साहिब ने कहा है कि मैं किसी भी समाज का विकास तब मानूंगा जब उस समाज की महिलाएं विकसित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, अपने अधिकारों को समझेंगी, अपने फैसले खुद ले पाएंगी, वो समाज विकसित है। तो उनको मैंने पढ़ा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या लिखा है। तो उनको पढ़ा तो समझ में आया, नहीं, हर इंसान स्वतंत्र है अपने लिए, अपने फैसले लेने के लिए, अपने काम के लिए, अपने मतलब जो फैसले ले, हम पे कोई क्यों फैसले थोपेगा कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको इतना करना चाहिए, तुमको इतना बोलना चाहिए, तुमको पर्दे में रहना चाहिए, तुमको ये पहनना चाहिए। कोई हमको क्यों थोपेंगे? ये हमारा फैसला है कि हमें कैसे रहना है, हमें किससे क्या बात करनी है, कैसे कहाँ जाना है, क्या रहना है। खुद भी तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, तो अपने फैसले हम खुद ले सकते हैं। तो ये जाना। इसी दौरान जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने महसूस किया कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ मेरे से काम तो बहुत लिया जा रहा है। हर केस में मुझे आगे कर दिया जाता है, हर फील्ड वर्क में मुझे आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब स्टाफ की इंक्रीमेंट की बात आती है, आगे बढ़ाने की बात आती है, आर्थिक की बात आती है, तो किसी और को आगे कर दिया जाता है जो मेरे से पीछे आए हैं। मतलब मेहनत आप करें, फल किसी और को मिले। ऐसा ही, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ही महसूस किया। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो मैंने यहाँ कर दिया, सीख लिया, अब मुझे यहाँ से अपने आप को समेटना है। तब मैंने 2014 में 4V फाउंडेशन की स्थापना की। काम वही थे जो हम कर रहे थे, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा का, सशक्तिकरण का, उनके अधिकारों का, स्वास्थ्य का, यही काम थे, यही मुद्दे थे। परंतु आपने एक स्वतंत्र मंच बना लिया और स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। तो स्वतंत्र रूप से मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। ज़्यादातर शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि बाबा साहिब का जो नारा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, वो क्योंकि मैंने पहले ही बोला बाबा साहिब को मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ।
तो उनके विचारों को फैलाते हुए शिक्षा पे ज़्यादा काम किया। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने ये भी बोला है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बहुत उम्दा बात है और यही बात मैंने अपने समाज के लोगों को समझाई, युवाओं को समझाई और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आप अपनी हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा में अव्वल बनो। ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपनी, ज़्यादातर समाज में क्या देखा गया है, लड़के तो फिर भी पढ़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियों को पीछे रखा जाता है। तो मैंने लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया। आज मेरे समाज की बहुत मेहनत की है, परिवारों के साथ, अभिभावकों के साथ, समाज के साथ, प्रधान के साथ। मैं जब महिलाओं को, लड़कियों को संगठित करके काम करती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिला अपने समाज के प्रधान से कि क्यों इनका घर तोड़ने पे तुली हो, क्यों इनको बिगाड़ रही हो। ये भी जब मैं यूथ को इकट्ठा करके काम करने की कोशिश किया है तो मेरे को ये बोला गया समाज में कि ये औरत लड़के लड़कियों को बिगाड़ती है, लड़के लड़कियों को मिलवाती है। मतलब कहने की ये है कि ये समाज की ओछी सोच का नतीजा है। आप तो उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, उनके जीवन के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, बल्कि उस चीज़ को आपको प्रोत्साहित किया जाता, बल्कि उसके बदले आप पर एक लांछन लगाया जा रहा है कि आप लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल भरा काम था। आपने इन सब चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया? जी, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सही काम कर रही हूँ तो मेरा काम ही बताएगा उनको कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगर इनको कुछ बोलने लगती हूँ तो ये फिर उल्टा मेरे को कुछ बोलेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, हायर एजुकेशन में भेजा, उनको स्किल के लिए भेजा, उनको स्वरोजगार के लिए भेजा, उनको अलग अलग प्रशिक्षण में भेजा। जब वो निकल के आए, उन्हें सर्टिफिकेट मिले और उन्होंने बताया कि दीदी आपकी वजह से आज हमें इस मुकाम मिला है, ये हम हासिल आपकी वजह से कर पाए, तो कहीं ना कहीं समाज का मुंह वहीं पर बंद हो गया। काफ़ी सारे यूथ ऐसे भी होंगे जिनको बहुत अच्छी नौकरियां अभी मिली होंगी और बहुत अच्छा अपना घर का पालन पोषण कर रहे होंगे। जी, जो समाज नाई का काम करता है, मोची का काम करता है और सफाई कर्मचारी का काम करता है, उस समाज के बच्चे निकल के फाइनेंस में जाके जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट बन रहे हैं, किसी संस्था में ऊंचे पद पे काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में ऊंचे पद पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए। और ऐसे काफ़ी यूथ हैं, आपको बता सकती हूँ कि 200 से 250 युवा ऐसे हैं, लड़के लड़कियाँ, जो कंपनियों में जाके अच्छे पद पे काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, 25 से 30-40 हज़ार तक। ये आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो 200-250 आप जो नंबर बता रहे हैं, अपना घर का लालन पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपने 4V फाउंडेशन में इस चीज़ को लगातार आगे करते रहे और अभी वर्तमान में आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? वर्तमान में इससे पहले मैं बताऊंगी कि जब मैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के शिक्षा के काम में लगी हुई थी, तो इसी दौरान मुझे एक पुरस्कार के लिए चयन हुआ था मेरा, सी सुब्रमण्यम अवार्ड, जो नेशनल फाउंडेशन NFI के माध्यम से मुझे दिया गया, जो समाज में काम करने के लिए पुरस्कार के साथ कुछ राशि भी दी गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको पुरस्कार के साथ कुछ धनराशि दे रहे हैं, जो आप अपने काम में
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे एक बड़ी उपलब्धि मेरी थी। और इसी तरह के जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर मुझे पुरस्कारित किया गया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। माता सावित्रीबाई फुले के जयंती पर मुझे पुरस्कृत किया गया कि मैं एक समाज बदलने का काम कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में भी बदलाव लाया, हिंसा से निकल के मैं बाहर निकली और अपने आप को बदला, अपने आप को सशक्त बनाया और मैंने समाज को सशक्त बनाया। तो इसके लिए मुझे पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे काम को समझा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम जैसे लोग हैं छोटे समाज में रह के और काम कर रहे हैं, समाज बदलने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ऊंचे मंच पे, बड़े मंच पे सम्मानित करना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए। उससे ये होता है कि समाज में काम करने के उनका मनोबल बढ़ता है और लोगों को भी ये होता है कि इन्होंने प्रोत्साहन मिलता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो ऐसा काम करना चाहिए। और इससे ये भी पता चलता है, जैसे बहुत लोग बोलते थे कि ये ऐसा काम करती है, ये गंदा काम करती है, लड़के लड़कियों को बिगाड़ते हैं, तो उनको भी एक जवाब मिल गया कि नहीं, ये समाज में बदलाव के लिए, अच्छे बदलाव के लिए काम कर रही है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, जब आपको पुरस्कार किया गया और इस बात के बारे में आपके आसपास के समाज को जब पता चला, तो उनका नज़रिया एकदम से बदल गया। उनको मतलब लगा कि ये सच में समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, है ना? तो जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो बहुत सारी बहुएं हैं जिनको बाहर निकल के मतलब अपने मन से जाने की इजाज़त नहीं है। वो बहुएं कहती हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो लड़कियां कहती हैं हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। आज आप उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। और ये मैं मतलब ये है कि मैंने जो काम किया वो लोगों को पता चल गया कि मैंने क्या काम किया। और इस काम में कोई बुराई नहीं है, मेहनत बहुत है, संघर्ष बहुत है। संघर्ष इतना है कि हर किसी के बस की नहीं है, मैं ये भी कहूँगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अरे क्या करते हो, भागते रहते हो, बेचारी भी कहा मुझे कि बेचारी। तो आज वो लोग कहते हैं नहीं, मेरे जैसा संघर्ष हर किसी के बस की नहीं है, लोगों के मुंह सुना है मैंने। तो मेरे को ये खुशी है और यही काम है जो मैं आज भी महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही हूँ, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कर रही हूँ। महिलाएं, ऐसी कोई महिला नहीं है जो वो नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूँ। हर महिला आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, समाज में अपने आप को खड़ा करना चाहती है। तो यही है कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो उनको मैंने कहा ठीक है, आप बनो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने से सोचो कि क्या कर सकते हो। महिलाओं का एक समूह बनाया हमने जो छोटी बचत कर रहा है, SHG ग्रुप। महिलाओं में हुनर बहुत होता है, जैसे घर में केक, पेस्ट्री, ये सब बनाने का काम महिलाएं करती हैं। तो उनको बोला कि आप इसी को अपना रोज़गार बनाइए, बिजनेस बनाइए, इसी से अपना बिजनेस करिए। आज मेरे संगठन की एक महिला एंटरप्रेन्योरशिप बनी है, उसने अपना शॉप किया है और बेकरी का भी काम कर रही है। तो ये छोटी छोटी शुरुआतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। तो छोटी छोटी शुरुआत करके महिलाओं के स्वरोजगार के लिए, महिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें चुनौती भी है। चुनौती ये है कि महिलाएं घरेलू कामकाजी हैं, अपना भी घर देखना है, बाहर का भी काम देखा है, तो उतना समय नहीं है महिलाओं के पास, और महिलाओं के पास उतनी बचत भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि हम एक साथ कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपने
एक महिला को उद्यमी बना के शुरुआत तो कर दी है, और जैसे जैसे लोगों को उसकी सफलताओं के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में काम का पता चलेगा, तो दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनमें विश्वास जगेगा, तो आपका रास्ता आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि हम बहुत आगे जाएंगे और रास्ता भी आसान होगा, और इतना आसान भी नहीं है हासिल करना सब कुछ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें पैसा हो हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे तो बहुत संस्थान हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं, सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो अभी हम नहीं मिल पाया है, और उसकी तलाश में हैं हम। आने वाले समय में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ की पूर्ति के लिए आपको किस तरीके की मदद की आवश्यकता है कि आप अपनी महिलाओं को अच्छा से प्रशिक्षण दे पाएँ और उनको उद्यमी बना पाएँ? इसके लिए हमें एक तो जगह चाहिए कि जहां महिलाएं अपना बिजनेस करें, जो किसी का घर ना हो, अलग से एक जगह हो जहां महिलाएं जो काम कर रही हैं उससे संबंधित उनके पास उपकरण हो, जो महिलाओं को चाहिए वो हो। सबसे बड़ी है कि कहीं से फाइनेंस सपोर्ट मिलती है महिलाओं को, बैंक से या किसी संस्थान से या किसी एजेंसी से, तो महिलाओं को अगर आर्थिक सुविधा मिल जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि आपको एक अपना स्किल सेंटर के लिए सपोर्ट चाहिए कि वहाँ पर वो सीख सकें और अपना रोज़गार के बारे में सीख सकें, तो उसके लिए तो आपको फ़ंड्स की ज़रूरत होगी। तो फ़ंड्स के बारे में अभी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आस है आपको? जी हाँ, CSR फंड है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक दो जगह हम लोगों ने प्रपोजल डाला है, देखो क्या होता है। और वही एक आस है कि कहीं से CSR प्रोजेक्ट मिलता है तो महिलाओं को काम में काफ़ी सहायता मिलेगी। आपसे एक आखिरी सवाल, आप अपने जीवन में कितनी महिलाओं को उद्यमी बनाना चाहती हैं? देखिए, मैं तो हर उस महिला के साथ खड़ी होना चाहती हूँ जो हाशिए पे है, जो कुछ बनना चाहती है, करना चाहती है, उस हर महिला के साथ खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने जैसी ऐसी महिलाएं खड़ी कर दूँ जो हर कोने पे, हर मुद्दे पे, हर जगह पे एक महिला के साथ खड़ी हो सके। तो मैं साल की कम से कम 5 महिलाओं को उद्यमी बनाना चाहती हूँ, उनके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ, ताकि सब जगह मैं नहीं हो सकती तो वो सीखेंगी तो वो महिलाओं को आगे सिखा सकती हैं, उनको बता सकती हैं, आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं। मतलब आपका जो बिज़नेस मॉडल होगा वो ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग जैसा होगा कि आपने किसी को सिखाया, फिर जब वो उद्यमी हो गई, फिर उसने दूसरी महिला की मदद की, तो ऐसा एक वृक्ष बन जाएगा जो कि बहुत बड़ा बरगद का रूप लेगा, बहुत बड़े बरगद का रूप। तो आप जी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी मैं कि एक ऐसा समाज चाहती हूँ कि हर महिला सशक्त हो, और सशक्त महिला उस महिला की सहायता कर रही हो, मदद कर रही हो जिसको ज़रूरत हो, एक्चुअल में कि उस महिला को ज़रूरत है, उसको हम सहायता करेंगे। तो इस तरह का एक समाज की परिकल्पना कर रही हूँ मैं। बहुत ही सुंदर विचार हैं सुनीता जी के, और लगातार उनके संघर्ष की कहानी हमने उनकी ज़ुबानी सुनी। और जैसा हम देखते हैं
जब तक कोई सशक्त महिला सशक्त समाज की परिकल्पना हम सशक्त महिलाओं के बिना नहीं कर सकते। तो मैं समाज के लोगों से उम्मीद करूंगा कि सुनीता जी का जो ये प्रयास है, आप उनके प्रयास से जुड़ें, उनको आर्थिक मदद करें, उनको मोरल सपोर्ट दें और जो भी आपसे सहायता बन पाती है प्रशिक्षण के थ्रू या किसी भी रास्ते से, आप इनका जो मकसद है सुनीता जी को महिलाओं को उद्यमी बनाना, और इनका मकसद है लगभग साल की 5 महिलाओं को उद्यमी बनाना, ताकि वो आने वाले साल में 25 महिलाओं को, जैसे कि कह रही हैं कि मैं एक साल में 5 महिलाओं को करूँगी, तो इनका मकसद ये है कि वो 5 महिलाएं भी अपने अपने ज़रिए 5 महिलाओं को करेंगी। मतलब अगले साल 25, फिर वो जो 25 होंगी वो 125, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता रहे। तो अगर आप सुनीता जी के इस प्रयास से सहमत हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हम सुनीता जी के फाउंडेशन का लिंक, वेबसाइट लिंक और डोनेशन लिंक हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और आप बढ़ चढ़कर 4V फाउंडेशन को और सुनीता जी के जो सपना है और जो उनका प्रयास है उनका साथ दीजिए। धन्यवाद। मैं उमेश चंद्रा, द देसी माइक के लिए।